Hello learners, welcome to my YouTube channel. In last video I had explained about framework of GST in India, which is lovely concept for your exam. Today in session I am going to explain about GST registration concept. So please pay attention on this topic carefully because this topic is very sensitive and crucial in respect of your boosting knowledge. So let's begin. आज की क्लास में आपको मैं ये बताऊंगा व्हाट इज़ अ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या होता है इसके बारे में आज की क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। देखिए, सबसे पहले ये जानना है कि रजिस्ट्रेशन क्यों करवाते हैं। रजिस्ट्रेशन कोई भी जीएसटी पेयर होगा, यानी जो भी जीएसटी पे करेगा वो रजिस्ट्रेशन करवाना उसके लिए ज़रूरी है। वो रजिस्ट्रेशन क्यों करवाएगा, किस कंडीशन में रजिस्ट्रेशन करवाएगा, ये चीज़ें पहले जानने की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस वीडियो the first point is here is explaining about GST is paid or payable on supplies of taxable goods and services within India by a taxable supplier or person. Means GST is paid or payable. GST जो होगा वो पेड होगा या पेबल होगा। किस पर पेबल होगा? ऑन सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज। ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझनी है। टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या होता है? मीन्स अगर कोई भी पर्सन है, कोई सप्लायर है जो क्या कर रहा है, जो ऐसे गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहा है जो टैक्सेबल है। अगर आप कोई भी टैक्सेबल गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करते हो तो फिर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, यानी मतलब आप जीएसटी पेबल करने के लिए लायबल हो जाओगे। ठीक है। विद इन इंडिया आप ये जो सप्लाई करोगे इंडिया के अंदर ही सप्लाई अगर कर रहे हो तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये चीज़ें अलग होती है, क्योंकि उसमें आपकी कस्टम ड्यूटी की बातें होती है। ठीक है, वो चीज़ें हमें यहाँ पे अभी नहीं देखना है। बाय अ टैक्सेबल सप्लायर और पर्सन, कौन करेगा? टैक्सेबल सप्लायर और पर्सन। अब ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझना है कि टैक्सेबल सप्लायर और पर्सन कौन होता है। वही तो ये चीज़ें मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा कि कौन पर्सन टैक्सेबल सप्लायर होगा, कौन पर्सन टैक्सेबल सप्लायर नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट, सबसे पहले अब इसी चीज़ की बात यहाँ पे करता है कि टैक्सेबल सप्लायर और पर्सन वही होता है जिसने अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा के रखा है, यानी जिसने जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा लिया है वो पर्सन टैक्सेबल सप्लायर होता है। ठीक है। अब ये रजिस्ट्रेशन होता कैसे है, यानी क्या कंडीशन है कि पर्सन्स को ज़रूरी है अपना रजिस्ट्रेशन करवाना। ठीक है, तो ये चीज़ें अब यहाँ पे सीखेंगे। देखिए यहाँ पे दिया है कि एवरी सप्लायर ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज। अच्छा, यहाँ पे एंड और दिया है। एंड और का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब अगर जो सप्लायर है वो दोनों चीज़ें सप्लाई करता है, यानी कुछ परसेंट वो गुड्स सप्लाई करता है, कुछ परसेंट वो सर्विसेज सप्लाई करता है, तो वो गुड्स एंड सर्विसेज हो जाएगा। या फिर वो केवल गुड्स सप्लाई करता है या फिर वो केवल सर्विसेज सप्लाई करता है, तो वो गुड्स और सर्विसेज हो जाएगा। ठीक है। एवरी सप्लायर ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज इज़ रिक्वायर्ड to obtain registration in the state or union territory from where he makes the taxable supply if his aggregate turnover exceed the threshold limit during a financial year. मीन्स इसका मतलब ये बोल रहे हैं एवरी सप्लायर, मतलब प्रत्येक सप्लायर वो होता है जो गुड्स या सर्विसेज को क्या करता है? सेंड करता है। ठीक है, सेल करता है, एक तरह से मान सकते हैं, उसको सप्लायर बोलते हैं। तो जितने भी सारे सप्लायर हैं, सारे सप्लायर को रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है, रिक्वायर्ड लिखा है यहाँ पे। ठीक है, रिक्वायर्ड मतलब ज़रूरी है। टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन दी स्टेट, यानी उस स्टेट में जिस स्टेट से वो गुड्स क्या कर रहा है, जिस स्टेट से वो सर्विसेज क्या कर रहे हैं? सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। सपोज़ अगर मैं उत्तर प्रदेश यानी यूपी से मैं अगर गुड्स सप्लाई करता हूँ दिल्ली के लिए, तो मुझे ये उत्तर प्रदेश में क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है, ज़रूरी हो जाएगा। ठीक है।
यूनियन टेरिटरी का मतलब मैंने इसके लास्ट वाले वीडियो में बताया था कि यूनियन टेरिटरी का मतलब मैंने बताया था कि जिसमें 8 ऐसे स्टेट आते हैं जो यूनियन टेरिटरी में काउंट किए जाते हैं। तो अगर कोई ऐसा सप्लायर है जो यूनियन टेरिटरी में रहता है और वहाँ से गुड सप्लाई करता है तो फिर उसे उस यूनियन टेरिटरी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है इफ़, यानी इसके लिए ये कंडीशन लग गई है। कब वो रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी हो जाएगा? अगर उसकी एग्रीगेट टर्नओवर यानी उसकी सेल 1 साल का, ठीक है, एक्सीड होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, एक लिमिट से। थ्रेश होल्ड लिमिट का मतलब एक लिमिट बता के आपको दिया गया है, जो लॉ में बता दिया है कि अगर इतने लाख रुपये से ज़्यादा अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर होती है तो आपको ज़रूरी हो जाता है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे ये सीखना है कि वो एग्रीगेट टर्नओवर कितना है। ठीक है, ये चीज़ें आपको बतानी है आप। सो देखिए यहाँ पे लिखा है जो एग्रीगेट टर्नओवर होगा वो कितना होगा? वो एग्रीगेट टर्नओवर होगा स्टेट्स विथ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 10 लाख फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए, अगर कोई ऐसा सप्लायर है जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख से क्या होती है, ज़्यादा होती है, दोनों केस में बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब उसकी गुड्स एंड सर्विसेज को मिला के अगर वो 1 साल में 10 लाख से ज़्यादा एग्रीगेट टर्नओवर करता है, कौन सी स्टेट में? अगर वो मणिपुर में रहता है या फिर मिज़ोरम में रहता है या फिर नागालैंड या फिर त्रिपुरा में, तो उसे रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है। ठीक है, यानी उस सप्लायर को फिर क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर इन स्टेट में जो भी सप्लायर है उन लोगों ने क्या किया है, 10 लाख से ज़्यादा एग्रीगेट टर्नओवर किया है 1 साल के अंदर या 1 साल में, तो फिर उसे रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरी कंडीशन, ये तो पहली कंडीशन थी, दूसरी कंडीशन ये आपकी कैटेगरी बनाई गई है स्टेट्स विथ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 लाख फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुदुचेरी, तेलंगाना, ये जो स्टेट है आपके 6, इन 6 स्टेट में अगर कोई सप्लायर है और उस सप्लायर की 1 साल के अंदर एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा हो गई इन केस ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, तो फिर उसे रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, अगर 1 साल में 20 लाख से ज़्यादा वो एग्रीगेट टर्नओवर करता है तो उसे रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखेंगे। लेकिन ये 20 लाख किस स्टेट के लिए एप्लीकेबल है? अगर कोई सप्लायर अरुणाचल प्रदेश में रहता है और वहाँ से गुड सप्लाई करता है, वहाँ से सर्विसेज देता है, तो फिर उसे 20 लाख से अगर ज़्यादा उसने 1 साल में एग्रीगेट टर्नओवर किया है तो फिर उसे रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है। ठीक है, नाउ इसका थर्ड जो कैटेगरी है वो ये है स्टेट्स विथ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 लाख फॉर सर्विसेज एंड 40 लाख फॉर गुड्स। अब यहाँ पे देखिए दिया है कि 20 लाख आपके सर्विसेज के लिए रखा गया है। मतलब अगर जो भी सप्लायर है वो सप्लायर जम्मू एंड कश्मीर में रहता है, आसाम में रहता है या हिमाचल प्रदेश में रहता है या फिर वो किसी अदर स्टेट में रहता है, वहाँ से वो कोई गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करता है, तो उस केस में ये आपका लिमिट बता के दिया है कि अगर वो सप्लायर जो है सर्विसेज सप्लाई करता है तो 20 लाख से अगर ज़्यादा उसने सप्लाई किया तो फिर उसे रजिस्ट्रेशन करवाना नेसेसरी हो जाता है। ठीक है, ज़रूरी हो जाता है। और अगर उसने गुड्स सप्लाई किया है तो अगर 40 लाख से ज़्यादा उसने एग्रीगेट टर्नओवर किया है 1 साल के अंदर तो उसे रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी हो जाता है। ये चीज़ें याद रखेंगे। ये जो 20 लाख फॉर सर्विसेज एंड 40 लाख फॉर गुड्स है, ये आपकी ये मतलब 3 स्टेट है और फिर उसके बाद जो अदर स्टेट बच जाते हैं उन सब के लिए एप्लीकेबल है। तो आपको ये 3 कैटेगरी के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन होती है जीएसटी की। आपको ये चीज़ तीनों कैटेगरी आपको याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि ये तीनों कैटेगरी ही आपको एग्ज़ाम में लिखने पड़ेंगे। सपोज़ आपसे क्वेश्चन में एग्ज़ाम में ये पूछ सकता है कि व्हाट इज़ अ रजिस्ट्रेशन या फिर हाउ टू रजिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स सप्लायर। तो इस तरीके से आपको ये पूरे तीनों कैटेगरी आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से रजिस्ट्रेशन होता है जीएसटी के। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।